आज की इस वीडियो में मैंने सीटीपी के उन सभी टॉपिक को लिया है जिनसे सीटेट के एग्जाम में हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका जीन प्याजे है, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, अधिगम विकार, आकलन और मूल्यांकन, विशेष बच्चे, इन सभी से संबंधित मैंने टोटल 60 प्रश्न लिया है। ये सभी प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस एकमात्र वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम 5-6 प्रश्न जो है जरूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट है, तो आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो से आपका संपूर्ण सीडीपी का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। पहला प्रश्न है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन प्याजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। इन्होंने संवेगात्मक विकास की 4 अवस्था बताई है। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की होती है। कहीं कहीं एग्जाम में जो ऑप्शन में है 12 वर्ष से ऊपर भी दिया रहता है, तो 11 वर्ष से ऊपर या 12 वर्ष से ऊपर ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा आप लोग लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। संवेदी गामक अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अहम केंद्रित होता है और आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, वर्गीकरण का गुण आ जाता है, बच्चे में क्रमबद्धता का गुण आ जाता है। इससे पहले की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्रमबद्धता का गुण जो है नहीं विकसित हुआ रहता है, न ही वर्गीकरण का गुण। इसमें जो है जीववाद का गुण बच्चे में रहता है, यानी कौन सी वस्तु निर्जीव है और कौन सी वस्तु सजीव है ये बच्चे को नहीं पता होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चीजों के बारे में तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, बच्चा कल्पना करने लगता है। जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है? संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण, समंजन। देखिए, बच्चा जो है वो निरंतर समाधान की खोज क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि वो संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ले। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार
किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। यानी वर्गीकरण का गुण जो है वो किस अवस्था में आता है, किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में जो है वर्गीकरण का गुण आ जाता है, क्रमबद्धता का गुण आ जाता है। इसमें बच्चा जो है तार्किक चिंतन करने लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता, प्रतिवर्ती चिंतन, निष्क्रिय अनुसरण, वस्तु स्थायित्व। 7 से 11 वर्ष का बच्चा है, यानी किस अवस्था में है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। इस अवस्था में बच्चे में जो है वर्गीकरण का गुण आ जाता है, क्रमबद्धता का गुण आ जाता है और जीववाद का गुण उसमें आ जाता है। अब उससे पता चल चुका है कि कौन सी वस्तु निर्जीव है और कौन सी वस्तु सजीव है, और इस अवस्था में वो तार्किक चिंतन भी करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, प्रतिवर्ती चिंतन। वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में जो है संवेदी गामक अवस्था में आता है। संवेदी गामक अवस्था को इंद्र जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि संवेदी गामक अवस्था में बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। निष्क्रिय शब्द जो है आपका ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो जिस भी ऑप्शन में निष्क्रिय शब्द आ जाए उस ऑप्शन को आप लोग गलत कर दीजिएगा एग्जाम टाइम में। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता जो है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है 11 वर्ष से ऊपर, यानी ये किशोरावस्था आपकी कहलाती है। बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुसरण, समायोजन, समावेशन, मौखिकीकरण। देखिए, सब कोई न्यू इंफॉर्मेशन मान लीजिए आपको मिली है, आपने इस न्यू इंफॉर्मेशन में उसी वक्त संशोधन कर लिया कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, तो इसे जो है समावेशन कहते हैं। और इस न्यू इंफॉर्मेशन के आधार पे आपके मस्तिष्क में जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसमें संशोधन कर लेते हैं तो वो आपका समायोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों व विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। असंतुलनीकरण, संकल्पना, संगठन, मिथ्या धारणा।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका संगठन बिल्कुल सही है। व्यवहारों व विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना जो है ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जीन प्याजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? संचालन, स्कीमा, सहज क्रियाएं, संप्रत्यय। तो जीन प्याजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं जो है स्कीमा कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेवाइगोस्की स्पष्ट रूप से रिक्त स्थान की महत्वता पर जोर देते हैं। सांस्कृतिक परिपक्व, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। लेवाइगोस्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्नलिखित में से किसने की है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेवाइगोस्की, जीन प्याजे, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। जीन प्याजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो लेवाइगोस्की ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है यानी प्रमोट करती है? तो निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपक अनुक्रिया अनुकूलन। लेवाइगोस्की जी ने उद्दीपक अनुक्रिया अनुकूलन पर बल नहीं दिया है। व्याख्यात्मक शिक्षण ये हायर एजुकेशन में यूज किया जाता है। निष्क्रिय शब्द निगेटिव टैग वर्ड है, मैंने आपको अभी बताया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही हो गया है। सहभागी अधिगम, लेवाइगोस्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बच्चे जो है वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, चर्चा करके सीखते हैं, सहयोग करके सीखते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगिता, भाषा, आनुवांशिक विन्यास। तो लेवाइगोस्की जी ने भाषा को बहुत इम्पोर्टेंट माना है क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चे जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो अंतःक्रिया करने के लिए भाषा की जरूरत होगी। अगर आप बात नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे लोगों से? और इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए हैं: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक्य, प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वाक्य, इनर स्पीच को आत्मवाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। प्रतियोगिता की भावना आपको बच्चों में नहीं विकसित करना है, ये निगेटिव शब्द है। और नकारात्मक पुनर्बलन भी निगेटिव है। आनुवांशिक विन्यास की बात लेवाइगोस्की जी ने नहीं की है। लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की महत्वता पर बल दिया है। सांस्कृतिक उपकरण और दंड, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं, जैविक परिपक्व और प्रतिस्पर्धा। तो मैं आपको लेवाइगोस्की जी से संबंधित कुछ कीवर्ड बता देती हूँ
जो आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आप लोग उस ऑप्शन को सही कर दीजिएगा। पहला कीवर्ड है आपका सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरण, तीसरा है सामाजिक पारस्परिकता या चर्चा दिख जाए, भाषा दिख जाए और आपका समाज आ जाए या संस्कृत आ जाए, पाड़, ढांचा, मचान, आलंबन, स्कैफोल्डिंग और MKO मोर नॉलेजेबल अदर। ये शब्द जहाँ भी दिखे ये जो है लेवाइगोस्की जी से संबंधित है। यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक उपकरण तो लेवाइगोस्की जी से संबंधित है, लेकिन दंड की बात लेवाइगोस्की जी नहीं कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। मनोवैज्ञानिक उपकरण की बात तो लेवाइगोस्की जी करते हैं, लेकिन पुरस्कारों की बात नहीं करते। लेवाइगोस्की जी जो है ये रचनात्मक मनोवैज्ञानिक है। दंड और पुरस्कारों की बात जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक करते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। जैविक की बात जो है लेवाइगोस्की जी नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अभी मैंने आपको जो कीवर्ड बताया उसमें पार शब्द भी बताया, तो पार शब्द किसमें आया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। प्रतिबंध लगाना, ये देखिए निगेटिव है, चर्चा में शामिल करना चाहिए, ये लेवाइगोस्की जी कहते हैं, न कि प्रतिबंध लगाना, तो ये तो आपका गलत हो गया। हस्तक्षेप, इसमें क्या कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, जबकि लेवाइगोस्की जी ने कहा है कि विद्यार्थी ने मान लीजिए कोई लक्ष्य रखा है, उसकी वास्तविक स्थिति ये है और इसने कोई काम करना स्टार्ट किया, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मान लीजिए उसे बीच में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे अधिक ज्ञानी व्यक्ति, चाहे वो उसका सहपाठी हो, उसके पेरेंट्स हो या कोई और व्यक्ति हो जिससे उससे अधिक ज्ञान है, वो यहाँ पे थोड़ा से उसे हिंट दे दे, सहारा दे दे, थोड़ी उसकी हेल्प कर दे, तो बच्चा जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसी को बोलते हैं पार, जो सहारा या सहायता दी जाती है उसे कहते हैं पार, ढांचा, मचान, स्कैफोल्डिंग, आलंबन। और ये जो क्षेत्र होता है यही क्षेत्र आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। और ये बारंबार का मतलब है कि किसी चीज को बार बार करना, जो कि आपका निगेटिव टैग वर्ड है। और यहाँ पे नकारात्मक पुनर्वलन भी आया है जो कि ये भी निगेटिव है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत ही है। लेवाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं रिक्त स्थान के द्वारा समामेलित होती है। किसके द्वारा समामेलित होती है? मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन, कंठस्थीकरण। तो मैंने आपको जब कीवर्ड बताया था तो वहां पे मनोवैज्ञानिक उपकरण भी बताया था, बाकी जो ऑप्शन है आपके वो गलत है। कंठस्थीकरण याद करना, रटना, किसी क्रिया को बार बार दोहराना, निगेटिव टैग वर्ड है। अनुकूलन की बात व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक करते हैं, न कि रचनावादी मनोवैज्ञानिक। पुरस्कार एवं दंड की बात भी कौन करता है? जो आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है।
लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 3। पहला है आपका पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा स्तर है आपका उत्तर परंपरागत स्तर। पहले स्तर पर बच्चे में नैतिकता जो है बाह्य कारक से आता है, यानी बच्चा जो नैतिकता दिखाता है वो सजा से बचने के लिए दिखाता है या फिर आज्ञा का पालन करने के लिए दिखाता है। दूसरे स्तर पे बच्चे में नैतिकता समाज से आती है, यानी जो समाज में नियम बताए गए हैं, बनाए गए हैं, बच्चा उनको फॉलो करता है। और तीसरे स्तर पे अगर उसे समाज का कोई नियम जो नहीं सही लग रहा है तो वो उसका विरोध भी करेगा, यानी खुद से नियम बनाने लगता है। और हर स्तर के लॉरेंस कोहल वर्ग जी ने 2 चरण बताए हैं। तो कुल कितने चरण हैं? 6। स्तर कितने हैं? 3 और चरण 6 है। तो किस स्तर पे बच्चा जो है अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास बिल्कुल सही होगा। जो प्रथम स्तर है उसके लॉरेंस वर्ग जी ने 2 चरण बताए हैं। प्रथम चरण में बच्चा जो है वो आज्ञा का पालन करने के लिए या सजा से बचने के लिए नैतिकता दिखाता है और दूसरे स्तर यानी चरण में जो है दूसरे चरण में बच्चा जो है टिट फॉर टैट जैसा बिहेव करता है, यानी आप उसके साथ जैसा बिहेव करोगे वैसे ही वो आपके साथ बिहेव करेगा। अगर आप उसे मारोगे तो वो भी आपको मारेगा, अगर आप उससे प्यार से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहल वर्ग जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से किसे लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक, आत्म केंद्रित वाक्य। देखिए वाक की बात जो है ये किसने की है? वाइगोस्की जी ने की है। निकटवर्ती क्षेत्र का विकास ये भी किसने बताया? वाइगोस्की जी ने बताया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के बारे में कोहल वर्ग जी ने बताया है। ये कोहल वर्ग की जो है चरण है। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर बताए हैं। हर स्तर के जो है 2-2 चरण बताए हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित है? तो किस स्तर में? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, औपचारिक परंपरागत स्तर। लॉरेंस कोहल वर्ग जी ने सिर्फ 3 स्तर बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, पूर्व परंपरागत स्तर। सामुदायिक कल्याण की प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, औपचारिक परंपरागत स्तर। यहाँ पे बच्चा देखिए कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार
व्यवहार कर रहा है, यानी समाज में जो नियम बनाए गए हैं उनको वो फॉलो कर रहा है। तो कौन सा स्तर हो जाएगा? परंपरागत स्तर। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ये आपका प्रथम स्तर का प्रथम चरण है और ये आपके द्वितीय स्तर का प्रथम चरण है और ये आपका द्वितीय स्तर का जो है द्वितीय चरण है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। बच्चा जो है कैसा व्यवहार कर रहा है? ऐसा व्यवहार कर रहा ताकि लोग जो है उसके बारे में पॉजिटिव सोचे कि ये कितना अच्छा लड़का है या कितनी अच्छी लड़की है। लॉरेंस कोहल वर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है? परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड्स। तो लॉरेंस कोहल वर्ग जी ने बच्चों को काल्पनिक स्थिति बता के उनसे पूछा कि तुम इस स्थिति में क्या करते। इस तरह इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक प्रयोग किए और उसके बाद इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? यानी ये अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय नहीं सोच रहा है, दूसरों की अपेक्षा यानी समाज से अपने व्यवहार की कल्पना कर रहा है, यानी उससे तुलना कर रहा है, समाज के अनुसार व्यवहार कर रहा है। तो समाज के अनुसार किस अवस्था में बच्चा व्यवहार करता है? परंपरागत स्तर। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। कई प्रकार की बुद्धि होती है और व्यक्तियों के पास भिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि। हावर्ड गार्डनर जी ने मुख्य रूप से पहले 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था, फिर उसके बाद इन्होंने 2 बुद्धि और जोड़ दी। कौन सी? प्राकृतवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। पहला आपका क्या है? तार्किक गणितीय, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक या गतिक बुद्धि, संगीतक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इन्होंने जो है भावनात्मक बुद्धि की बात नहीं की है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार
जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशा और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। तो जो भी व्यक्ति दूसरे के मनोभाव को समझ लेता है, उसमें अंतर्व्यक्तित बुद्धि होती है। और जो व्यक्ति खुद के मनोभाव, इमोशंस को अच्छी तरह समझ लेता है, उसमें अंतर्व्यक्तित बुद्धि होती है। संगीतक बुद्धि किसमें होती है? तो सिंगर में होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? बताइए, किस प्रकार की बुद्धि है? खिलाड़ी है यानी खेल कर रही है, नृत्य कर रही है यानी शारीरिक गति कर रही है, तो कौन सी बुद्धि होगी उसमें? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होगी? नहीं, भाषाई बुद्धि जो है ये कवि में होती है, जो लेखक होते हैं उनमें होती है। संगीतात्मक बुद्धि होती है? नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। संगीतात्मक बुद्धि जो है ये सिंगर में होती है। भाषाई बुद्धि जो है आपके जो राजनेता होते हैं ना, उनमें भी होती है। आपके जो शिक्षक होते हैं उनमें भी होती है। हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? प्राकृतिक बुद्धि को शामिल किया है, स्थानिक बुद्धि से भी शामिल किया है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को भी और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को भी शामिल किया है, लेकिन बोधन बुद्धि को शामिल नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है वो बिल्कुल सही है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? बताइए, एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन ही देखेंगे। इसका पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वलीनता यानी ऑटिज्म विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्राय कौन सी दृढ़ समर्थता है? स्वलीनता में व्यक्ति जो है अपनी बात को दूसरे के सामने सही तरीके से नहीं रख पाता, यानी उनमें जो है संप्रेषण कौशल का अभाव रहता है। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि व्यक्ति अगर कोई भी चीज पढ़ता है या किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेता है तो वो डीप जानकारी लेता है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? विवरणों के प्रति सजगता, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ये आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट है, तो आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इस वीडियो से आपका संपूर्ण सीडीपी का रिवीजन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अवधारणा न्यूनता, प्रतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD, स्वलीनता, पठन वैकल्य और गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य जो है आपकी गणितीय संक्रियाओं से संबंधित विकार है। पठन वैकल्य जो है ये पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें व्यक्ति जो है सा को वाज पढ़ता है और वाज को सा पढ़ता है।
यानी पढ़ने से संबंधित विकार। स्वलीनता मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? उच्च एकाग्रता, आवेगशीलता, कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता यानी संगठन, लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, यहाँ पे क्या आ रहा है शब्द? अतिक्रियाशीलता, यानी बहुत ज्यादा वो क्रियाशील है, उसकी आवेग जो है उसमें बहुत ज्यादा आवेगशीलता है, जिससे वो बार बार अपने विचारों को बदलता रहता है। कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है तो वो बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। इसमें जो है एकाग्रता की कमी होती है। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? गुणज वैकल्प, लेखन वैकल्प, वाचन वैकल्प, गति समन्वय वैकल्प। अक्षरों और शब्दों को पढ़ने यानी पढ़ने से संबंधित विकार। गुणज वैकल्प जो है गणितीय संक्रियाओं से संबंधित विकार है। लेखन वैकल्प ये लिखने से संबंधित विकार है। वाचन वैकल्प यानी पढ़ने से संबंधित विकार। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? मानकीकृत बुद्धि लब्धि का परीक्षण, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षा केस अध्ययन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए मानकीकृत शब्द मैंने आपको कई बार बताया है कि ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बहुविकल्पी वाले सवालों पर आधारित परीक्षण नहीं करना है आपको, ये भी गलत हो गया। साल के अंत में परीक्षा, ये गलत है। आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है या रचनात्मक मूल्यांकन करना है या परीक्षा कराना है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, ना कि साल के अंत में या अर्धवार्षिक परीक्षा। ये निगेटिव टैग वर्ड है। एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्प की क्या विशेषता है? पठन वैकल्प यानी पढ़ने से संबंधित विकार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। लेख के बोध कठिनाई, चलने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, खाने में कठिनाई। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए, मैं आप लोग के कमेंट देखती हूँ। लेख के बोध में कठिनाई, बोध यानी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में कठिनाई, तो यानी पढ़ने से संबंधित विकार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? लचीला पाठचर्या, अधिगम के लिए बहुत संवेदी उपागम, विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बाधक बन सकता है यानी निगेटिव वाला ऑप्शन आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कैसा है? निगेटिव है। लचीला पाठचर्या ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा।
अधिगम के लिए बहुत संवेदी उपागम, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, वर्गीकरण, ये क्या है? निगेटिव है। अंक के आधार पे या किसी भी आधार पे बच्चों को आपको समूह में नहीं बांटना है, न वर्गीकरण करना है, यानी ये क्या है? आपका निगेटिव। तो क्वेश्चन जब निगेटिव हो तो निगेटिव वाला ऑप्शन सही होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग। रचनावादी शब्द जो है ये आपका पॉजिटिव है। पिछड़े वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए। अलग संकाय में आपको नहीं पढ़ाना है। उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए। उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, केवल शब्द आपका जो है वो निगेटिव टैग वर्ड है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये तो आपका गलत हो गया। उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, तो ये भी आपका गलत है। उनके लिए ट्यूशन लेना क्यों अनिवार्य करेंगे आप उन्हें विद्यालय में पढ़ाइए। उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए। आपको अनदेखा नहीं करना है, ये भी जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे, रूढ़िवादी और नवीकरणों को बढ़ावा दे, योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करे, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दे। देखिए, प्रतिस्पर्धा निगेटिव टैग वर्ड है, गलत। योग्यता के बारे में देखिए, योग्यता के आधार पे आपको बिल्कुल भी बच्चों को कुछ भी नहीं करना है, ना वर्गीकरण करना है, ना उनको समूहों में बांटना है। आप ये सब क्या है? निगेटिव है। रूढ़िवादी शब्द क्या है? निगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे। एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। योग्यता आधारित अलगाव, ये निगेटिव है, गलत हो गया। प्रतिस्पर्धा, ये भी क्या है? निगेटिव है। अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल दिया जाए, तो ये भी गलत है। आपको बच्चों को सिखाना है, सिर्फ पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कराना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए?
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधक के रूप में, तो बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति में जो है व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो इसे आप बाधा के रूप में नहीं ले सकते हैं, ये गलत है। अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में, अभिसारी चिंतन आपका निगेटिव है, अभिसारी चिंतन जो है ये पॉजिटिव है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, ये भी गलत है आपका, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। विकास प्रक्रिया के प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समता, समानता, अलगाव, पक्षपात। तो देखिए, पक्षपात और अलगाव ये दोनों क्या है? निगेटिव है, तो ये गलत हो गया। समता और समानता दोनों में डिफरेंट क्या है? अब मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं, अब इनमें से कोई बच्चा है जिसे कम दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, एक बच्चा है जिसे कम सुनाई दे रहा है, जो कम सुन रहा है, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं कि सभी को एक साथ शिक्षा दे रहे हैं एक ही क्लास में, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक साथ सभी बच्चों को शिक्षा देना। और समता मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे इस बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, तो आप इसके लिए एक चश्मा बनवा दीजिए, और ये बच्चे को जिसे कम सुनाई दे रहा है उसके लिए एक कान की मशीन दिला दीजिए, फिर उसके बाद इनको एक समान कक्षा में पढ़ाइए, तो ये समता कहलाता है। तो समानता और समता में डिफरेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। समावेशन की विचारधारा जो है वह समता पर आधारित है। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? अनम्य पाठचर्या, अनम्य मीन्स होता है कठोर, कठोर शब्द आपका निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया। दुर्गम इमारती संरचना, इमारती संरचना जो है समावेशन हेतु नहीं जरूरी है, जरूरी है तो उचित समायोजन जरूरी है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? बताइए क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। विशिष्ट संकाय यानी विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। स्वाधीनता से अगर जूझ रहा है तो भी आपको उन्हें सामान्य कक्षा में पढ़ाना है, तभी वो समावेशी कक्षा कहलाएगा। उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, स्वलीनता से जूझ रहा है यानी उसमें जो है संप्रेषण की प्रॉब्लम है, वो अपनी बात को दूसरे के सामने सही तरीके से नहीं रख पाता। तो इससे क्या होगा, जब आप उसे बड़े समूह के सामने कुछ कहने के लिए कहेंगे, वो सही से नहीं कह पाएगा, तो उसमें हीन भावना का विकास होगा, तो ये आपका गलत हो गया। कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? देखिए, एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं।
पहला कि आपको आंसर पता हो, आप डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता है या फिर कंफ्यूजन है, तो आप बाकी 3 ऑप्शंस को गलत कर दीजिए। जो ऑप्शन एक बचेगा वही आपका आंसर होगा। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधि के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, सत्र के अंत में परीक्षा और कक्षा पदोन्नति। आप लोग इस क्वेश्चन को जो है निगेटिव टैग वर्ड की सहायता से सॉल्व करिए। क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं निगेटिव टैग वर्ड की सहायता से? देखिए, एक दूसरे से तुलना करना ये बिल्कुल गलत है, निगेटिव है तो ये गलत हो गया आपका। केवल शब्द क्या है? निगेटिव टैग वर्ड, तो ये भी गलत हो गया। सत्र के अंत में परीक्षा, ये भी क्या है? निगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन आपके जब गलत हो गए तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करना। देखिए, ग्रेड प्रदान करना ये निगेटिव है तो गलत हो गया। सफल और असफल विद्यार्थियों की पहचान करना ये भी निगेटिव है तो ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना ये बिल्कुल सही है। आकलन का मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य यही है। अंकों की व्यापकता का पता लगाना, अंक के लिए नहीं कराया जाता है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है? नहीं, केवल मानकीकृत, केवल भी निगेटिव टैग वर्ड है, मानकीकृत भी, तो ये ऑप्शन आप कट कर दीजिए। केवल है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड, समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है रचनात्मक आकलन। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें। जो आपकी वार्षिक होती है और अर्धवार्षिक परीक्षा वही कही जा रही है। आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन यानी अर्धवार्षिक परीक्षा, और वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाएं जो है आपका निगेटिव है, तो ये तो गलत हो गया। सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें, गलत। सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें तो ये भी गलत। मूल्यांकन जो है एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जब आप बच्चे का निरंतर मूल्यांकन करते रहेंगे तो उसमें जो भी कमी होगी उसी समय आप उसे दूर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने जो है आधा पाठ्यक्रम पढ़ा दिया, अब आप मूल्यांकन कर रहे हैं, उससे पहले ही चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसे अच्छे से नहीं समझ में आया, या फिर तीसरे चैप्टर में प्रॉब्लम है या कई सारे चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो क्या फिर से आप पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते हैं ना। लेकिन वहीं पे जब आप चैप्टर पढ़ा रहे थे तभी लगातार आप उसका मूल्यांकन करते जाते, तो उसी समय आप क्या कर सकते थे? उससे वो चीज समझा सकते थे, उसमें सुधार कर सकते थे। तो इसीलिए मूल्यांकन जो है एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यार्थियों में
प्रतिस्पर्धा की भावना, देखिए प्रतिस्पर्धा निगेटिव, असफलता का डर पैदा करना ये भी निगेटिव, असफल के रूप में वर्गीकृत करना तो ये भी निगेटिव। आपको बच्चे को सफल या असफल के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है। इनफैक्ट किसी भी आधार पे आपको बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना है। एनसीए 2005 में जो है साफ साफ कहा गया है कि बच्चे को किसी भी आधार पे वर्गीकृत नहीं करना है, न जाति, न धर्म, न लिंग, न उसकी सांस्कृतिक बैकग्राउंड, न सफल असफल, न अंक के आधार पे, न ग्रेड के आधार पे, किसी भी आधार पे बच्चे को वर्गीकृत नहीं करना है, न उनमें असफलता का डर पैदा करना है। बच्चा जब डरेगा तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। आप उसे स्वतंत्र वातावरण में बिना भय के सीखने दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो भी चुनौतियां हो उन्हें आप लोग दूर करें और बच्चा जो है अच्छे से सीख सके। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठचर्या, मैंने आपको कितनी बार बताया कि मानकीकृत शब्द जो है निगेटिव टैग वर्ड है। आगम इमारती ढांचा ये भी निगेटिव हो गया। रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा ये भी निगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो 100% सही रहेगा, गलत होने की कोई भी चांसेस नहीं है। बच्चे रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर सीखते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो बच्चे जो है मूर्त से अमूर्त की ओर सीखते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर सीखते हैं, यानी पहले जो चीज उनको दिखाई देती है उनको सीखते हैं, फिर उसके बाद वो कल्पना करना स्टार्ट करते हैं, यानी जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में भी वो सीखते हैं। सांकेतिक से चित्रात्मक, तो ये भी आपका गलत हो गया। बच्चे पहले चित्रात्मक फिर उसके बाद सांकेतिक की ओर सीखते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर सीखते हैं, तो ये भी गलत। सरल से जटिल की ओर, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो गया। कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधिता यानी उसे देखने में प्रॉब्लम है। जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो आप उनकी तरफ देखिए ना देखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। सांकेतिक भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा, क्या मतलब है इसका? संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना, बच्चा देख ही नहीं पा रहा तो आप उसे चार्ट दिखा के क्या सिखाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है तो वो सुन के सीखेगा। वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, उन्हें एक अलग क्षेत्र में पढ़ाना चाहिए, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानकीकृत शब्द निगेटिव है तो गलत। उन्हें अलग क्षेत्र में पढ़ाना चाहिए, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है, उन्हें अलग से कुछ भी नहीं पढ़ाना है। कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। मान लीजिए आपके
आपकी कमजोरी को आपकी क्लास के सामने उजागर किया जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, इससे क्या होगा कि बच्चे में हीन भावना आएगी। तो ये आपका गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो बिल्कुल सही है। सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। वंचित समूह से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, कक्षा के सभी बच्चों के लिए एक समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना, उन्हें उसी स्कूल के एक अलग शिक्षा में पढ़ाना। तो बच्चे को आपको अलग शिक्षा में नहीं पढ़ाना है, न किसी विशेष स्कूल में प्रवेश के लिए बाध्य करना है। कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सीखते हैं, उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है, वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, वह मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में, वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं, नहीं, वो अपसारी चिंतन करते हैं। अपसारी चिंतन यानी एक समस्या के कई सारे हल, उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। अगर कम ग्रहणशीलता रहेगी तो वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहाँ होगा? ये भी गलत है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो किसी भी चीज को जल्दी सीख जाते हैं। वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। वह मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है? उच्च स्तरीय चिंतन नहीं, अनुरूपक चिंतन नहीं, प्रकारात्मक स्थिरता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी, औसत समझ वाले विद्यार्थी, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, अतिशय रूप से विश्वस्त। अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत कर रही है, तो बताइए कौन सी विद्यार्थी है? विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, नहीं। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है वो किसी भी चीज को आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, तो ये बिल्कुल सही है। उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है, कमी नहीं होती है, अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावाद किसका समर्थन करता है? शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का, पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्थान का, रटकर याद करने के ज्ञान के प्रदर्शन का। रचनावाद किसका समर्थन करता है? रचनावाद के अनुसार बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत है।
आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी, बाधित संप्रेषण कौशल, दूसरे के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। प्रतिभाशाली बच्चे में जो है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है।